हेलो फ्रेंड्स। आज है 27 सितंबर 2025 और आज हम 27 सितंबर 2025 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और हम कल 26 सितंबर 2025 का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि कल थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। आइए चलते हैं हम लोग अपने एक क्वेश्चन पर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 26 सितंबर, दूसरा 27 सितंबर, तीसरा 28 सितंबर, चौथा 29 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 27 सितंबर। इसे कुछ फर्क देख लेते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पर्यटन की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन यानी कि UNWTO ने 1980 में शुरू किया था, क्योंकि इस दिन 1970 में UNWTO के कानूनों को अपनाया गया था। इस साल इसका थीम क्या है? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? पहला ऑप्शन है कतर, दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन भूटान, चौथा ऑप्शन फ्रांस। तो यहाँ हम देखते हैं कि भूटान और फ्रांस है, ये पहले से ही UPI भुगतान स्वीकार करने वाला देश बन चुका है, क्योंकि इसमें जो हाल ही में जो नया देश शामिल हुआ है वो है कतर। तो सही आंसर क्या है? कतर। कुछ फैक्ट देखते हैं। कतर UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बन गया है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कतर ड्यूटी फ्री सेवा के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और NIPL कतर नेशनल बैंक यानी कि QNB और NETS TARS के बीच समझौता हुई है। इन सबके बीच क्या साझेदारी हुई है? UPI भारतीय पर्यटन के लिए रियल टाइम कैशलेस और सुरक्षित भुगतान प्रदान करता है। कतर के खुदरा और पर्यटन क्षेत्रों को इससे सहायता मिलने का अनुमान है। UPI सेवा वाले अन्य 7 देश कौन कौन है? क्योंकि कतर हमारा 8वां देश बना है, तो पहले हमारा हो चुके हैं भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात। ये 7 देश पहले से शामिल हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंदिर में भारत का पहला AI संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है? तो इसका पहला आंसर है बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु, सबरीमाला संस्था मंदिर, केरल, रामनाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु, तिरुमला मंदिर, आंध्र प्रदेश। इसी को तिरुपति बालाजी मंदिर भी कहते हैं। तो यही आंसर इसका है। यहाँ पर AI कमांड संचालित सेंटर लॉन्च किया गया है। इसी कुछ फैक्ट दे देते हैं। तिरुमला मंदिर में भारत का पहला AI संचालित कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है। ये जो तिरुमला मंदिर है, तिरुमला पर्वत रेंज पे आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD में भारत का पहला AI संचालित एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र यानी कि ICCC लॉन्च किया है। ICCC का उद्देश्य आधुनिक AI तकनीकों का उपयोग करके भीड़ के घनत्व, कतार की लंबाई, वास्तविक समय में दर्शन प्रवाह का प्रबंध करना है। वैकुंठम कतार परिसर में स्थित इस केंद्र को तीर्थयात्रियों के आराम और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेषकर व्यस्त मौसमों के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस शिक्षण संस्थान को AI के लिए संयुक्त राष्ट्र
उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। इसका सही आंसर है IIT मद्रास। इसको देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में। IIT मद्रास AI के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। किस में नामित हो गया है? IIT मद्रास को AI के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र यानी कि COE के रूप में नामित किया गया है, जिससे AI विकास में भारत के वैश्विक नेतृत्व मजबूत होगा। यह कदम AI कौशल अंतर को पाटने और वैश्विक दक्षिण में नैतिक AI शासन को बढ़ावा देने के लिए भारत के व्यापक मिशन का हिस्सा है। भारत के AI मिशन का लक्ष्य वार्षिक रूप से 1 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करना है, यानी कि 38,000 GPUs तैनात करना और 300 ओपन सोर्स AI मॉडल होस्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ASCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है पार्थ सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है सौगत गुप्ता, तीसरा ऑप्शन है सुधांशु वत्स, चौथा ऑप्शन सुधांशु शुक्ला। इसका सही आंसर है सुधांशु वत्स। देखते हैं उसके फैक्ट कुछ। अभी ASCI का फुल फॉर्म क्या है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसे फाउंडेशन की स्थापना कब हुआ था? 1985 में, 1985 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। सुधांशु वत्स को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी कि ASCI की 40वीं वर्षगांठ में से पहले इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि इसकी 40वीं वर्षगांठ आने वाली है। एस सुब्रमण्येश्वर को उपाध्यक्ष और परितोष जोशी को मानक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ASCI 10 लाख छात्रों को भ्रामक विज्ञापनों की पहचान करने और उपभोक्ता अधिकारों को समझने के लिए एडवाइज कार्यक्रम शुरू करेगा। ASCI बेंगलुरु और नई दिल्ली में अपनी उपस्थिति का विस्तार करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट का विमोचन किस मंत्रालय ने किया है? तो पहला ऑप्शन है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चौथा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय में। इसकी कुछ फैक्ट देखते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI ने चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस प्रकाशन में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल संरक्षण और कानूनी संरचना जैसे क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण के प्रमुख संकेतकों को शामिल किया गया है। नए संकेतकों में मृत्यु का कारण, डिजिटल उपकरणों का उपयोग और गोद लेने के आंकड़े शामिल हैं, जो बाल विकास के बारे में गहन जानकारी प्रदान करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने GST अपीली न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया है? पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन है अजय सेठ, चौथा ऑप्शन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका सही आंसर है हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसी कुछ फैक्ट देखते हैं। वित्त मंत्री ने GST अपीली न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली में वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण GSTAT का आधिकारिक शुभारंभ किया है।
जीएसटी एक वैधानिक अपीली निकाय है जिसकी स्थापना जीएसटी के कानूनों के अंतर्गत जीएसटी अपीली प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। प्रत्येक जीएसटी पीठ में 2 न्यायाधीश सदस्य होंगे, जिसमें से एक तकनीकी सदस्य और एक केंद्रीय राज्य का होगा, केंद्र और राज्य का होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दुबई में फ्यूचर फूड फोरम 2025 का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? 5th, 6th, 7th और 8th। इसका सही आंसर है 7th संस्करण शुरू किया गया है। दुबई में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 शुरू हुआ है। 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 दुबई में शुरू हुआ, जिसमें वैश्विक खाद्य प्रणाली की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए सरकारों, व्यवसायों और शिक्षा जगत के प्रमुख हितधारक एक साथ आए हैं। यानी कि इस जो फ्यूचर फोरम 2025 जो दुबई में शुरू हुआ है, उसमें कौन कौन आएगा? अलग अलग देशों की सरकार, व्यवसायी और शिक्षा जगत के जो हितकारी संस्थाएं हैं वो सभी आएंगी। इसकी मेज़बान कौन है? यूएई फूड बेवरेज बिजनेस ग्रुप यानी कि एफ&बी ग्रुप है। इस पर चर्चा के विषय क्या है, किस पर चर्चा होगी? तो CEPAS का प्रभाव, सतत प्रोटीन और उपभोक्ता रुझान, कृषि तकनीकी और खाद्य नवाचार पर चर्चा होगी। पहली बार इसका आयोजन 2019 में यूएई में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेमामणि पुरस्कार 2021-23 की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन केरल, चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2021, 2022 और 2023 के लिए भारथियार, MS सुब्बुलक्ष्मी और कलेमामणि पुरस्कारों की विजेताओं की घोषणा की है। यानी कि 3 पुरस्कार में जो विजेता हैं उनकी घोषणा की है। कलेमामणि पुरस्कार तमिलनाडु का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और कला एवं संस्कृति निदेशालय के अंतर्गत आने वाले याल ईसाई नाटक मंद्रम द्वारा प्रदान किया गया जाता है। कलेमामणि पुरस्कार विजेताओं को एक स्वर्ण पदक और एक शील्ड प्रदान की जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पहला ऑप्शन ब्रह्मोस, तीसरा ऑप्शन है आकाश, चौथा ऑप्शन है नाग, पांचवा ऑप्शन है अग्नि प्राइम। तो यहाँ पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सही परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण हो गया है। यहाँ भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 2 चरणीय ठोस प्रमोदक से सुसज्जित है। यह परीक्षण DRDO और सामरिक बल कमान SFC द्वारा किया गया है। भारत उन चुनिंदा देशों अमेरिका, चीन, रूस में शामिल हो गया है जिसके पास रेल प्लेटफॉर्म से मिसाइल डालने की क्षमता है। यानी कि अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया, यानी भारत चौथा देश बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप जरूर हमें कमेंट करें। थैंक यू।